अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 2 पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का सब टॉपिक है, जो कि कल हम लोगों ने पोइम पढ़ी थी अ टाइम टू टॉक। ठीक है, अ टाइम टू टॉक पोइम जो है उसकी समरी आप लोगों को कल भिजवाई गई थी। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो इसका लेक्चर है वो है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अ टाइम टू टॉक जो पोइम है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ डू दे नो ईच अदर एंड हाउ डू यू नो, कैन यू डू इट। अब एक ही क्वेश्चन में उसने 4 बातें पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसने जो बात पूछी है वो है हाउ मेनी पीपल आर देयर। तो कल हमने जो पोइम पढ़ी है उसमें हमने देखा कि उसमें 2 लोग हैं, देयर आर 2 पीपल, द पोएट एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, हाउ डू दे नो ईच अदर, वो एक दूसरे को किस तरह से जानते थे। दे नो ईच अदर बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे इसलिए वो एक दूसरे को जानते थे। हाउ डू यू नो, वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला। वी केम टू नो दिस बाई रीडिंग द पोइम। ऑब्वियसली पोइम को रीड करने से हमें पता चला कि वो फ्रेंड्स थे और 2 लोग थे। कैन यू डू इट, अब वो कह रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। अब कैसा करना है, हम लोगों ने कल पोइम पढ़ी ना, तो उसमें ये था कि पोएट जो है वो अपना सारा काम छोड़ के अपने फ्रेंड से जो है वो मिलने चला जाता है। ठीक है, उससे बातचीत करने के लिए चला जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने इसके आंसर में लिखना है, इफ़ माई फ्रेंड come to me to chat, I would also leave my work for a while and chat with him. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ स्टोरी, सेटिंग ऑफ द पोइम, कि किस जगह पे किस टाइम पे जो है वो कहानी वो पोइम जो है वो लिखी गई है। लोकेशन आपने लिखनी है, टाइम ऑफ डे, वेदर। एंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम हुआ है कि उसकी लोकेशन के बारे में। द लोकेशन इज़ द हिल साइड, द टाइम ऑफ द डे इज़ आफ्टरनून एंड द वेदर इज़ सनी। हिल साइड है, हमें उसमें पोइम में जो लाइंस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं वो रीड करके पता चला है। जैसे हमारे पास एक लाइन थी, ऑन ऑल द हिल्स आई हैवंट होड, यहाँ पे उसने हिल्स का मेंशन किया है तो इसका मतलब है कि हिल साइड है लोकेशन। ठीक है, और टाइम ऑफ द डे आफ्टरनून है और वेदर ऑब्वियसली क्लियर है, जिसकी वजह से वो अपने फील्ड्स में काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है। वी नो दिस बाई रीडिंग द पोएम एज द एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस टेल अस द सेटिंग। ठीक है, उसने जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं या जो एक्शंस उसने स्टोरी में यूज़ किए हैं उससे हमें जो है वो इन सेटिंग के बारे में पता चल रहा है। इसी तरह से एक और लाइन उसने लिखी थी, एंड प्लॉट आई गो अप टू द स्टोन वॉल। ठीक है, तो इन ऐसी लाइन से, ऐसे एक्सप्रेशन से हमें अंदाज़ा हो रहा है उसकी लोकेशन के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू सी व्हेन यू रीड दिस पोएम, जब आपने ये पोएम पढ़ी तो आपको क्या नज़र आया, क्या समझ आया। पुट इट इन योर ओन वर्ड्स, क्या आपने बताना है कि आपने उस पोएम में क्या देखा और फिर आपने उसको अपने वर्ड्स में भी बताना है। इन दिस पोएम आई इमेजिन अ फार्मर वर्किंग इन हिज फील्ड एंड ही नोटिसेस हिज फ्रेंड कमिंग अलोंग द रोड। वही स्टोरी उसके फ्रेंड की और उस पोएट की आपने जो है वो लिखनी है। इवन दो ही इज़ बिजी विद हिज वर्क ही स्टॉप्स व्हाट इज़ डूइंग एंड गोज़ टू टॉक विद हिज फ्रेंड। मीन्स कि वो अपना काम छोड़ के अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। और अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो अपने वर्ड्स में आपने इसको बताना है कि आप क्या आपको समझ आया इस पोएम से। इन माई ओन वर्ड्स द पोएम शोज दैट फ्रेंडशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग बिजी विद वर्क। ठीक है, it teaches us that we should take some time to talk to our friends and be kind to them instead of always thinking about our work. ठीक है, हर वक्त जो है वो काम में बिजी रहना भी अच्छा नहीं होता। हमें जो है वो टाइम निकाल के अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने जब दोस्तों से मिलते हैं तो हम जो है खुश हो जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, हम अच्छा फील करने लग जाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे इस स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग। ओके, नेक्स्ट इज पैराफ्रेजिंग ऑफ स्टेंजास। हमने इस पोइम को 5 लाइन्स में डिवाइड करके इसके 2 स्टेंजास बनाने हैं। ठीक है, और फिर उसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग बेसिकली होती है, जैसे आप उर्दू में तशरीह लिखते हैं इसी तरह से इंग्लिश में हमारे पास पैराफ्रेजिंग होती है। मीन्स कि ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना होता हमने उसको। ठीक है, जस्ट आपने उसको जो है वो मेन आइडिया जो होता है वो आपने लिखना होता है, और फर्स्ट पर्सन में ही हम ज़्यादातर जो है वो लिख लेते हैं पैराफ्रेजिंग को। अब फर्स्ट स्टैंजा हमारे पास, व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 5th लाइन तक आएगा, वेयर आई एम व्हाट इज़ इट। ठीक है, इसकी मैंने फर्स्ट लाइन का स्टार्ट और जो 5th लाइन है उसका एंड लिखा है, तो काइंडली आप अपनी बुक में से वो देख के मेंशन कीजिएगा। बेशक आप डॉटेड फॉर्म में लिख लें या कंप्लीट स्टैंजा लिख लें। पैराफ्रेजिंग इसकी हमारे पास कैसे होगी, द पोएट सेज दैट व्हेनेवर माय फ्रेंड शाउट्स आउट टू मी फ्रॉम द रोड एंड स्लोज हिज हॉर्स फॉर अ मीनिंगफुल वॉक,
I at once pay attention and do not stand at one place looking here and there on all the high ground I haven't weeded yet and ask him about the matter of slowing his horse. ठीक है, अब पोइट ये कह रहा है कि जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आता है तो मैं अपना जितना भी काम, जो कि मेरा अभी काम पेंडिंग है, यहाँ पे उसने मेंशन किया आई हैवेंट वीडेड येट, वो कहता है कि मैं अपना पेंडिंग काम छोड़ के भी अपने दोस्त से ये पूछने के लिए चला जाता हूँ कि हॉर्स को स्लो करने का क्या मकसद था. ठीक है, मीन्स कि उसने क्यों हॉर्स स्लो किया, क्या वो मुझसे मिलना चाहता था, मुझसे बात करना चाहता था. ठीक है, तो वो अपना सारा काम छोड़ के पहले अपने दोस्त की तरफ चल पड़ता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टैंजा आपका लाइन नंबर 6 से स्टार्ट होगा. नो नॉट एज देयर इज़. ठीक है, एज देयर इज़ अ टाइम टू टॉक, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है 6th लाइन से, और एंड वाली लाइन फॉर अ फ्रेंडली विजिट, यहाँ तक आपने ये सेकेंड स्टैंजा कंप्लीट करना है. और इसकी पैराफ्रेजिंग हमारे पास होगी. इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग माई फ्रेंड आई नो इट्स टाइम टू टॉक. I push my hoe into the soft soil, standing it upright. Then I walk over to the stone wall to have a friendly chat. ठीक है, वो ये कहता है कि मैं बजाय इसके कि अपने दोस्त को इग्नोर करूँ, मुझे जो है वो ये अंदाज़ा है कि अभी बातचीत करने का टाइम है. उसने जो अपना फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हो है, उसको उस मेलो ग्राउंड में, सॉफ्ट सॉइल में जो है वो रोक दिया, उसको खड़ा रख दिया. ठीक है, और वो जो प्लॉड का मीनिंग होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना. ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जो स्टोन वॉल है उसकी तरफ चलते हुए जाता है ताकि वो अपने दोस्त से मुलाकात कर सके, उससे बातचीत कर सके. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बेटे, इस पोएम में हमारे पास 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, एलिट्रेशन और इमेजरी. एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत कल की क्लास में भी दिया था. एलिट्रेशन हमारे पास होता है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड्स. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जो नेबरिंग वर्ड्स होते हैं, साथ साथ यूज़ हो रहे होते हैं, उनका जब इनिशियल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एलिट्रेशन. इस पोएम में बहुत सारी एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की हैं. हिज हॉर्स, ह साउंड जो है वो दोनों वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, हिज में भी और हॉर्स में भी. हैवेंट होर्ड में भी हमारे पास ह साउंड रिपीट हो रहा है. 5 फीट टॉल में भी फ साउंड रिपीट हो रहा है. स्टैंड स्टिल में सा साउंड रिपीट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है. ठीक है, एलिट्रेशन का समझ आ गया. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इमेजरी. इमेजरी का वर्ड इमेजेस से, इमेजिनेशन से निकला है. ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइंस या ऐसे फ्रेजेस जिनको रीड करके आपके माइंड में एक विविड इमेज, एक विविड क्लियर इमेज क्रिएट हो जाए, वो हमारे पास कहलाती है इमेजरी. ठीक है, इमेजरी की हमारे पास 5 टाइप्स हैं. जितने आपके सेंसेस हैं उतनी ही इमेजरीज की टाइप्स हैं. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास हमारे 5 सेंसेस होते हैं. सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच. जितनी हमारे सेंसेस हैं उतनी ही इमेजरीज की टाइप्स हैं. फर्स्ट इमेजरी ऑफ साइट, जो देखने से रिलेटेड होगी, उसको कहा जाता है विजुअल इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल, आपकी इस पोएम में ही एग्जाम्पल है, आई डोंट स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड. ठीक है, देखने से रिलेटेड है, लुक अराउंड, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, विजुअल इमेजरी, यानी इमेजरी ऑफ साइट. सेकेंड है इमेजरी ऑफ हेयरिंग, जो सेंस ऑफ हेयरिंग से रिलेटेड होगी उसको कहा जाता है ऑडिटरी इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, कॉल्स, बुलाना. ठीक है, सेंस ऑफ हेयरिंग उसमें इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास क्या होगी, इमेजरी ऑफ हेयरिंग या फिर ऑडिटरी इमेजरी. थर्ड है हमारे पास इमेजरी ऑफ स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है उसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेगरेंस ऑफ रोजेस, कोई भी ऐसी लाइन जिसमें ये सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारा यूज़ हो रहा हो, सेंस ऑफ स्मेल से जो रिलेटेड हो, वो हमारे पास कहलाएगी इमेजरी ऑफ स्मेल या फिर ऑल्फैक्टरी इमेजरी. नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी ऑफ टेस्ट. इमेजरी ऑफ टेस्ट को गस्टेटरी इमेजरी भी कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, जो सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड है. ठीक है, तो ऐसी वाली लाइन्स हमारे पास होंगी गस्टेटरी इमेजरीज की एग्जाम्पल. ठीक है, लास्ट हमारे पास जो सेंस है, सेंस ऑफ टच. सेंस ऑफ टच को, इमेजरी ऑफ टच को कहा जाता है टेक्टाइल इमेजरी. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों की पोइम में से ही एक एग्जाम्पल हमने उठाई है, आई थ्रस्ट माई हो इन द मेलो ग्राउंड. मेलो ग्राउंड कहा जाता है सॉफ्ट सॉइल को. ठीक है, अब सॉफ्ट सॉइल हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है, सेंस ऑफ टच से ना. ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगी इमेजरी ऑफ टच या फिर टेक्टाइल इमेजरी. इसी तरह से स्पाइनी लीव्स अगर मैं कहती हूँ,
या रफ्ड एंड रफ पाथ मैं कहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे वाली जो भी एग्जांपल्स हैं वो हम सेंस ऑफ टच के साथ जो है वो जज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आएंगी टेक्टाइल इमेजरीज में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। आज के लिए इतना ही है बेटे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।